हाय फ्रेंड्स, आप सभी के फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के बच्चों के लिए विज्ञान का एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम विज्ञान का मॉडल पेपर 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि 2022 के बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस पेपर को जो कि बोर्ड एग्जाम ने खुद जारी किया है, अगर आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप आसानी से 90% स्कोर कर पाओगे। और इस मॉडल पेपर को हमने बोर्ड के कॉपी में, जो कि 2 कापियाँ 3 कापियाँ इस पेपर को हल करने में लग चुकी है। ये आपका खंड ब है और यहाँ पे खंड अ है। तो खंड अ को करने के लिए फर्स्ट कापी और खंड ब को करने के लिए यहाँ पे एक सेकंड कापी देख सकते हो। पूरा का पूरा A to Z इसका सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो प्रूफ के तौर पे। पहले आप कॉपी को देख लो कितना अच्छे से और किस तरीके से बोर्ड की कॉपी में आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक ना। पहले आप इन चीज़ों को देख लो, उसके बाद हम इस मॉडल पेपर को A to Z इसका सॉल्यूशन बताएंगे और साथ में आपको ये भी बताया जाएगा किस तरीके से बोर्ड की कॉपी में केयरफुली और ध्यानपूर्वक लिखना होता है, स्वच्छ एवं साफ तरीके से। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो शुरू से एंड तक देखना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपका टाइम मिलता है 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है। आपका पूर्णांक 17 नंबर का होता है। 15 मिनट जो मिलता है आपका टाइम पेपर पढ़ने का होता है, 3 घंटा पेपर हल करने का टाइम होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, मैंने बहुत वीडियो में और हर बार बता दिया हूँ, ठीक ना। चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो आपका खंड अ दिया है उसको समझते हैं। खंड अ वाले क्वेश्चन को यहाँ पे देखो, खंड अ जो दिया है उसको समझते हैं, जो कि फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। देखो, समतल दर्पण के द्वारा जो भी आपके प्रतिबिंब का आवर्धन बनेगा वो किस प्रकार का होता है, 1 होगा या 1 से कम होता है या 1 से अधिक होता है या अनंत होता है। तो सबसे पहले इसको करने का तरीका समझो, उसके बाद इसका आंसर लिखना। तो समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन आपका 1 होता है, लेकिन लिखेंगे कैसे उत्तर पुस्तिका में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप डालोगे खंड अ प्रश्नोत्तर संख्या 1 इस तरीके से, ठीक। उसके बाद आपको लिखना है क ख ग घ, और क का कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। तो क का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और इसका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पे 1। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो बोर्ड के पेपर में आप आसानी से 90% स्कोर कर पाओगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। प्रिज्म के द्वारा विचलन अधिकतम होता है, किस रंग में होता है, तो बैगनी रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का। तो प्रिज्म के द्वारा जो आपका विचलन होता है सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का। किस रंग का, बैगनी रंग का। तो यहाँ पे लिखेंगे ख का फर्स्ट ऑप्शन बैगनी रंग का। इस तरीके से आपको आंसर देना है, ठीक। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध अपवर्तित रहता है या बढ़ता है या घटता है या कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किसी भी कंडक्टर का जो वैद्युत प्रतिरोध होगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका कैसे आंसर दोगे, तो ग का सेकंड ऑप्शन बढ़ जाता है या बढ़ता है। वीडियो को बस खाली एंड तक देख लो, आप आसानी से 90% स्कोर कर पाओगे। बस खाली वीडियो को एंड तक देख लो, ठीक ना। और इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा A to Z इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वेबर किस राशि का मात्रक है। तो वेबर आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, या चुंबकीय फ्लक्स का है, या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो आपका जो वेबर होता है ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो घ का ऑप्शन सेकंड सही है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन होता है आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2 को हल करेंगे। क्या बोला जा रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो देखो, इसका आंसर आप किस तरीके से दोगे वो आप समझो। इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है। देखो, प्रश्नोत्तर संख्या 2 और यहाँ पे लिखोगे क, कौन सा कर रहे हो आंसर, क। यहाँ पे लिखोगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये आप हेडिंग लगाओगे। इसका हेडिंग आप ब्लैक पेन से भी लगा सकते हो, या जो आप बॉल पॉइंट पेन ब्लू का यूज करते हो उससे भी आप लिख सकते हो, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2। यहाँ पे F फोकस है, R वक्रता त्रिज्या है, यहाँ पे लिख देना। जहाँ पर F क्या है, F आपकी फोकस दूरी है, क्या है, फोकस दूरी, और R क्या है,
वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। इस तरीके से आप लिखोगे, जहाँ एग्जामिनर आपका पूरा का पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक ना। इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है, बताइए उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है। तो देखो, उत्तल लेंस किस वाले व्यक्ति में लगता है? उत्तल लेंस क्या करता है? तो उत्तल लेंस आपका नज़दीक का वस्तु दिखाता है, नज़दीक का। और नज़दीक के वस्तु यानी कि दूर दृष्टि दोष में होता क्या है? तो दूर की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और नज़दीक की वस्तु देखने के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो समझ गए कि उस व्यक्ति के आंख में कौन सा दोष है? तो दूर दृष्टि दोष। लिखेंगे कैसे? तो प्रश्नोत्तर संख्या ख, दूसरका का ख, और यहाँ पे लिखेंगे कि उस व्यक्ति के आंख में दूर दृष्टि दोष है, तभी वो उस व्यक्ति के आंख में उत्तल लेंस लगाया जा रहा है। समझ गए बातों को? इस तरीके से आप सभी को लिखना है। अब चलो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित करिए। ये आपका न्यूमेरिकल पूछ दिया, 2 नंबर का है। उसको करेंगे कैसे? एक कूलाम आवेश का मान कितना है? 1 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो करेंगे कैसे? ग का हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। और यहाँ पे दिया गया है चार्ज का मान, आवेश का मान दिया है 1 कूलाम। और आपका एक फार्मूला होता है, हम जानते हैं कि Q बराबर NI होता है। और यहाँ पे N का मान निकाल लोगे, N बराबर क्या हो जाए? Q/E। और Q का मान यहाँ पे 1 कूलाम, और E का मान, इलेक्ट्रॉन का मान कितना दिया है? 1.6 × 10⁻19। और यहाँ से इसका डिवाइड करोगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आपका निकल के आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से आपको पूरा करना है पेपर में भी, ठीक ना। पेपर में करोगे तभी आप 90% स्कोर कर पाओगे। अब देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी निकाल करके बताइए। तो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया होता है उसको हम सबसे पहले कॉपी में नोट करते हैं, उसके बाद क्या निकालना है उसको लिखते हैं। देखो, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का, ठीक। और यहाँ पे लिखा गया है कि दिया है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन डाटा दिया है, यू का मान, वस्तु की दूरी का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। और सभी लोग जानते हो कि जो वस्तु की दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। और यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, यानी कि आवर्धन क्षमता दे दिया है। आवर्धन उसका दिया है कितना? 1/2। और सभी लोग जानते हो कि जो आवर्धन होता है वो कितने के बराबर होता है? आवर्धन का सूत्र होता है -v/u के बराबर होता है, ठीक। और m का मान यहाँ से रख दो 1/2, -v/u का मान यहाँ से रख दो -25, और माइनस माइनस कैंसिल आउट, v/25 हो जाएगा। और v बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 25 को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो 25/2, और यहाँ से v का मान 12.5 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर यहाँ से निकल के आ जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई, चाहे प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। अब यहाँ से सभी लोग जानते हो कि दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v + 1/u। अब यहाँ से v और u का मान रख दो, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/v बराबर क्या है? 25/2 यहाँ पे, यानी कि 12.5, यानी कि सीधे इसको लिख दो। 12.5 लिखोगे तो इसको लिख दोगे 25/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/25 लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, इस तरीके से। और प्लस है तो प्लस यहाँ पे लिख दोगे, और यहाँ 1/, यहाँ पे -25 हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे करना क्या है? 2/25 और -1/25 कितना निकल गया? एलसीएम निकाल लो। 1/f बराबर 2 - 1/25, यानी कि 1/25 निकल के आ जाएगा। और f का मान यहाँ से पलट दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या था? फोकस दूरी निकालना था। तो फोकस दूरी आपका कितना निकल के आ गया? 25 सेंटीमीटर। या आप ये न्यूमेरिकल करो, या एक क्वेश्चन भी पूछा है ये वाला क्वेश्चन कि मनुष्य की आंख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है? स्वस्थ आंख के लिए इनका मान ज्ञात करिए, ठीक। दोनों के मान निकालना, निकट बिंदु और दूर बिंदु। तो निकट बिंदु वो होता है जो वस्तु नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, और दूर बिंदु वो होता है जो व्यक्ति अपनी आँखों से दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, ठीक। तो कितना नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट देखेगा तो निकट बिंदु, और कितनी दूरी को देखेगा तो दूर बिंदु हो जाएगा, समझ रहे हैं। और स्वस्थ मान आँख के लिए इनका मान क्या होता है? तो दूर बिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु 25 होता है, 25 सेंटीमीटर।
25 सेंटीमीटर जो होता है आपका निकट बिंदु होता है, और दूर बिंदु कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या बोला जा रहा है कि तार में कुछ देर तक धारा प्रवाहित करने से तार का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। यदि धारा का मान दोगुना कर दें तो उतने ही देर में तार का ताप कितना हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल करो या ये कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर बार पूछा जाता है कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम क्या होता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। आइए, इसका फिगर भी जबरदस्त तरीके से बनाया गया है और इसको करने का तरीका समझो, करने का आप तरीका समझ जाओ। देखो किस तरीके से किया गया है, यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संकेत इस तरह का ख का अथवा कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं, अथवा वाला। ठीक, करेंगे कैसे, यदि हम पेच कसते समय, ये कौन सा है, यहाँ पे लिख दोगे हेडिंग कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम, ये आप लिख देना, ठीक ना, लिख दोगे और अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिख दोगे कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम। चलो समझते हैं क्या होता है। यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, पेचकस को राइट हैंड में पकड़ना है, इस प्रकार घुमाना है कि पेच की नोक धारा बहने की दिशा में चले, पेच की नोक धारा बहने की दिशा में चले, और जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। वही क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। देखो ये मान लो एक पेच होता है, इस तरीके से कसोगे इस तरीके से, तो जिस दिशा में ये पेच के अंगूठा घूमेगा वही क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगा। समझ गए। और इसका फिगर आप किस तरीके से बनाओगे, तो यहाँ पे देख लो, एक यहाँ पे पेचकस है, ठीक, ये आपका क्या है, एक पेचकस है, और ये आपका करंट फ्लो हो रहा है, और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम रही है, दक्षिणावर्त। समझ रहे बातों को, तो वही क्या हो जाएगी, चुंबकीय बल रेखाएं को प्रदर्शित करेगी। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रैखिक आवर्धन किसे कहते हैं। रैखिक आवर्धन, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई को क्या बोलते हैं, रैखिक आवर्धन बोलते हैं। और गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र जो आपका होता है m बराबर -v बटे u को स्थापित करिए। क्या करिए, स्थापित, इसका फार्मूला को क्या करना है, प्रूफ करना है, तो कर लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या आप ये कर सकते हो, ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने करवा दिया है कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम की व्याख्या करिए और प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में लिखिए। तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम दिए थे। यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संकेत चौथा का अथवा करना क्या है, यहाँ पे लिखना है कैसे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम निम्नवत हैं। प्रथम नियम क्या बोलता है कि जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तित होता है, किसमें परिवर्तित होता है, चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तित होता है, तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक, जो केवल उसी समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है। जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तब तक चुंबकीय बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल रेखाएं उत्पन्न होती रहेंगी। ये आपका प्रथम नियम बोलता है। लेकिन इसका द्वितीय नियम क्या बोलता है, द्वितीय नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। द्वितीय नियम ये बोलता है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान या परिमाण, ठीक, कुंडली में से होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो बल, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। जिसे यहाँ पे देखो कि कुंडली में फ्लक्स के परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या होगी, φ2 - φ1 बटे में डेल्टा टी। चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं और दर हो जाएगा तो टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा इसके दर के क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा इसके, ठीक। अब यहाँ पे देखो जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसका मान k होगा, और k के यहाँ पे नियतांक है, और जब यहाँ पे k बराबर 1 लोगे तो e का मान हो जाएगा φ2 - φ1 बटे में डेल्टा टी। और विद्युत वाहक, यहाँ पे देखो विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वोल्ट हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से कि प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार
ज्ञात किया जाता है। अब चाहोगे तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का भी यहाँ पे विश्लेषण कर दोगे, उल्लेखित कर दोगे, ठीक ना, और आपका स्कोर अच्छा बन जाएगा। समझ रहे बातों को। अब यहाँ पे देखो अगला जो खंड आता है, खंड व रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा क्या गया है, सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से प्रबल क्षार है। तो प्रबल क्षार बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। किसे बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। लिखने का तरीका समझो, सेकंड कॉपी को लाते हैं जो कि बोर्ड के पेपर में आपको सेम टू सेम इसी तरीके की कॉपी मिलेगी, और उस कॉपी में लिखना है खंड ब, और यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5। कौन नंबर आंसर है? सेकंड ऑप्शन सही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला ऑप्शन। इस तरीके से आपको लिखना है बोर्ड के पेपर में, तभी आप 90% स्कोर कर पाओगे, ठीक। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगा इसको, 2-3 घंटा लगा इस कॉपी को लिखने में, समझने में, आंसर को करेक्ट लिखने में। समझ रहे बातों को? तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। देख लो हाथ कट गया है, हाथ से लिखा नहीं जा रहा है, तब पर भी आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और आप हो कि वीडियो देखते नहीं हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, किस सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपका 2। तो यहाँ पे लिख दोगे ख का पहला ऑप्शन 2 यहाँ पे लिख देना। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? अम्ल में से अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। तो विलयन भी पीएच मान आप सब लोग समझ के जाना, ठीक ना। और अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापन कौन करता है? तो मैग्नीशियम करता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है ग का फर्स्ट ऑप्शन मैग्नीशियम। समझ गए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण, देख लो बच्चा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड के पेपर में सभी ये छपते हुए दिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा ठीक प्राप्त उत्पादों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के रासायनिक परमाणुओं की संख्या समान होने पर समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। समझो एक बार और, देखो क्या बोल रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद ठीक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या होती है समान होने पर समीकरण जो होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पे H2O जो होता है आपका H प्लस O2 में डिवाइड हो जाता है, ये आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक, और ये आपका ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो दोनों के जो ये आपका है अभिकारक और ये आपका है उत्पाद प्रोडक्ट, तो दोनों प्रोडक्ट ये इसमें जो आपका परमाणु की संख्या होगी इन दोनों में मिलाकर के परमाणु की संख्या के हमेशा बराबर होगी, तभी जो आपका समीकरण होगा संतुलित समीकरण होगा। समझ रहे बात को? अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन जो ख नंबर पूछा गया है कि लोहे पर निम्न में से किस धातु की परत चढ़ाई जा सकती है और क्यों चढ़ाई जाती है? तो तीनों में से कॉपर और यहाँ पे चांदी का पेंट चढ़ाया जाता है लोहे पर। और क्यों चढ़ाया जाता है? ये इसलिए चढ़ाया जाता है, यहाँ पे देखो सबसे पहले कि लोहे पर सीव और एजी धातु की परत चढ़ाई जाती है, और यह धातु इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि लोहा रासायनिक सक्रियता श्रेणी में इनमें ऊपर है। रासायनिक सक्रियता में इनमें ऊपर है, क्यों? क्योंकि इनसे पहले ही लोहे में जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे बातों को? तभी कॉपर और चांदी का क्या करते हैं हम? परत चढ़ाते हैं, कोटेड करते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि स्पिरिट तथा शराब में क्या अंतर है, परिशोधित स्पिरिट क्या होते हैं, इसके बारे में लिख देना है। और अगला क्वेश्चन है कि मिथाइल ऑरेंज व फिनाप्थलीन किस प्रकार के सूचक हैं, इसके कार्य लिख देना। ठीक, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, इसके बारे में आप सभी लिखना। और विरंजक चूड़ के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखें तथा इसके विरंजक गुण की व्याख्या रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। तो इन सभी चीज़ों का आप खुद से करना, ठीक ना, नहीं आएगा बोलना, वीडियो बना दूंगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि
दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है, इसके बारे में लिख देना है। ठीक, अब खंड 100 को हमने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाएंगे, लेकिन इसका एनालिसिस देख लो कि तैयार कर लेना, और जो नहीं आएगा बोलना, मैं तैयार करवा दूंगा। कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े के चर्वणक दंतों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 6। कितनी होती है? 6 होती है। और मेरु रेज से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो ये आपकी होती है कितनी जोड़ी, इसको आप सभी लोग बताना है, ठीक ना। और पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में क्या होते हैं? वर्तिका होते हैं। और F2 पीढ़ी में 3H2 अनुपात प्राप्त होता है एक संकर क्रॉस में। कौन सा? एक संकर क्रॉस में। तो इन सभी को तैयार कर लेना, और श्वसन को परिभाषित करिए, इसको भी तैयार करना है। इंसुलिन का क्या महत्व है, यह कहाँ बनता है, इसको भी तैयार करना है। परिवार नियोजन से क्या समझते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और छोटे परिवार के महत्व को समझाइए, खर्चा कम पड़ेगा, लागत कम पड़ेगा, रिस्क कम होगा, इस तरीके से। और आमाशय किसे कहते हैं, किस, इसका 3 कार्य लिखना है। वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कार्य कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में लिखना है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 4 हार्मोन्स को लिखना है। या कि गर्भ निरोधन की विधियाँ कौन कौन सी होती, इसके बारे में लिखना है। और पैरिन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई, ठीक। और विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करना है। या ये कर सकते हैं कि मनुष्य में दोहरे रक्त परिसंचरण को आरेखित चित्र द्वारा समझाइए। तो इसको भी अब कर लेना, अगर नहीं आएगा तो बोलना, कमेंट करना जरूर। कमेंट करोगे तो खंड 100 और खंड 2 दोनों को अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक ना, बहुत ही अच्छे ढंग से। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो ना लाइक करते हो। व्यूज 1 के 2 के 5 के चला जाता है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो। तो इस वीडियो को लाइक 1 के रखा हूँ, 1 के 1000 लाइक। वीडियो को लाइक पहुँचाओ और शेयर करवाओ, ठीक ना, तभी मैं इसका सोल्यूशन लेके आ पाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।